में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। हमारे साथ आपकी शो की तैयारी कराने के लिए और किस तरीके से आप कल बाजार में ट्रेड कर सकते हैं उस पर मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस के अनिल सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। देवांशी से हम जानेंगे आज के बाजार का हाल, कुशल हमें बताएंगे मजबूत बाजार में भी टाटा मोटर्स क्यों है कमजोर। स्वाति खंडेलवाल से जानेंगे एससीआई के विनिवेश से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर। वरुण लेकर आए हैं बजट से पहले कैसी रहती है बाजार की चाल पर एक्सक्लूसिव रिसर्च। और 2022 का सुपर स्टॉक बताएंगे आशीष। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा बाजार में रहा तेजी का दौर जारी और आज भी दमदार बढ़त के साथ बाजार दिन की ऊंचाई के पास बंद हुए। निफ्टी 180 अंक उछलकर 17,800 के पार निकला तो सेंसेक्स में 750 अंकों का उछाल रहा। निफ्टी बैंक में लगातार चौथे दिन तेजी रही और ये 425 अंक चढ़कर 36,800 के ऊपर बंद हुआ। आज बाजार में पीएसयू, इंफ्रा, एनर्जी और फाइनेंस शेयरों ने सबसे ज्यादा जोश भरने का काम किया। वही एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा सामने आए हैं देखते हैं। एफआईआईज ने आज काफी अच्छी खरीदारी की है। कैश मार्केट में 1,273 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े एफआईआईज की तरफ से, वहीं डीआईआईज ने आज करीब 532 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में लगातार 3 दिन से चली आ रही शानदार तेजी की वजह क्या है। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों के लिए बेहद दमदार ट्रेडिंग सेशन रहा। आज दुनिया भर के बाजारों से मजबूती के संकेत आते दिखे क्योंकि अमेरिकी बाजारों में डाउ, नैस्डैक सब पर जबरदस्त तेजी हुई। उम्मीद से बेहतर डाउ और एसएनपी ने नए रिकॉर्ड भी बनाए क्लोजिंग बेसिस पर, तो वहां से पहला सपोर्ट मिलता दिखा। दूसरा सपोर्ट हमारे इंटरनल से था। एफआईज की तरफ से खरीदारी, घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी और बाकी ट्रेडर्स की तरफ से खरीदारी भी और शॉर्ट कवरिंग भी, ये एक और सपोर्ट आते हुए दिखा। इन सब के बीच में जो 17,600 के ऊपर ब्रेकआउट मिला, उस ब्रेकआउट को निफ्टी ने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। एक बार मजबूत खुले और मजबूत खुलने के बाद हल्की सी एक डिप आई। चूंकि वायदा कारोबार में हल्के ओवरबॉट होने के संकेत थे, उस डिप में कमजोर ट्रेडर्स बाहर हुए और उसके बाद बाजार ने जो फिर से तेजी दिखाई, मुड़कर नहीं देखा। शानदार खरीदारी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ और यह सिर्फ आज नहीं हुआ है, लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन आज ऐसा था जहां निफ्टी दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ। हाँ, आज ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर थी, लेकिन आखिरी 1 घंटे में जिस तरह से बाजार मजबूती के साथ बढ़ता हुआ नजर आया, 17,700 से 17,800 की तरफ तेजी से बढ़ा और क्लोजिंग डे हाई पर दी। बैंक निफ्टी में भी आज फिर से 400 अंकों से ज्यादा की तेजी बनती हुई दिखी। तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत निफ्टी और बैंक निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स भी काफी मजबूती के साथ बंद हुआ। कह सकते हैं पिछले 2 दिनों के मुकाबले में आज थोड़े मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कम भाग लेते हुए दिख रहे थे, लेकिन आज की खरीदारी का जो श्रेय है वो दिग्गजों को ज्यादा है। रिलायंस, टीसीएस जैसे दिग्गज जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं और वहां पर एफआईज की तरफ से दमदार एक्शन और खरीदारी होती हुई दिखी है और उसी के दम पर बाजार आज जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिखे। तो 16,400 से 17,800 तक की नॉन स्टॉप तेजी और उनमें भी खास तौर से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार रहे हैं। कल के बाजार पर क्या रहे तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज जो भरपूर एक्शन बाजार में देखने को मिला उसमें कौन से सेक्टर्स का योगदान रहा। हमारे साथ हमारी सहयोगी देवांशी आशर है। देवांशी सर बताएं किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला। जी बिल्कुल, आप देखिए आज बाजार में शानदार तेजी आती हुई दिखी थी। 17,800 के लेवल्स के ऊपर आज बाजार बंद होते हुए दिखे। तीनों इंडाइसेस निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में 1% से ज्यादा की मजबूती आती हुई दिखी। बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक्स यहाँ पे काफी अच्छी मजबूती आती हुई दिखी। सरकारी कंपनी, शुगर स्टॉक्स थे और केमिकल स्टॉक्स थे जहाँ पे आज भरपूर एक्शन देखने मिला था। लेकिन दूसरी तरफ फार्मा, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स थे जहाँ पे आज गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा और ये सारे इंडाइसेस थे जहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने मिला था। अब देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो ज्यादा पावर स्टॉक्स और सरकारी कंपनीज थी जो लीड करते हुए दिखे। एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसबीआई, पावर ग्रिड, टाइटन जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। वहीं निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर में आज गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। सरकारी कंपनीज एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएल इन सब में आज 1% से लेकर 3.5% तक की खरीदारी आती हुई दिखी। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। जो तीसरी तिमाही के अपडेट्स आते हुए दिखे, लोन ग्रोथ काफी शानदार आती हुई दिखी और इन सब के चलते बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में थे।
हेवी वेट्स बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक्शन था। CSB, AU स्मॉल फाइनेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, HDFC बैंक, इन सब में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। वहीं शुगर स्टॉक्स आप देखिए, कई शुगर स्टॉक्स थे जो आज 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए दिखे। बलरामपुर चीनी, द्वारिका शुगर, अवध शुगर सब में डबल डिजिट गेन्स आते हुए दिखे हैं। कई सारे स्टॉक्स थे जो आज 52 वीक हाई पर पहुंचते हुए दिखे, जिसमें एफएल में अच्छी मूवमेंट थी। हिंदुजा ग्लोबल जो खबरें आती हुई दिखी बोनस की, उसके चलते अच्छे गेन्स, और पूना वाला फिनकॉप में भी आज नए हाईज बनते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही आप देखिए वेरॉक इंजीनियरिंग, आज ये स्टॉक आपको आउटलुक 2022 के लिए मिलता हुआ दिखा। वहां पे भी आज हमने 7.5% तक के गेन्स आते हुए दिखे। और साथ ही अगर लाल निशान की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं थी। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान में भी ट्रेड करते हुए दिखे। ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स थे, ग्रैन्यूल्स, कैडिला, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली थी। लेकिन इस बीच भी आपको जी बिजनेस पर जो सुपर हिट स्टॉक्स मिलते हुए दिखे, वहां पे एस्ट्रल आज आपको रिकमेंडेशन किरण जी की तरफ से आती हुई दिखी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, द्वारिकेश शुगर, ONGC जैसे स्टॉक्स थे जो आज आपको रिकमेंड किए गए थे। निफ्टी बैंक में भी आज आपको रिकमेंडेशन मिलती हुई दिखी और इन सब के टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखे। लेकिन इन ऑल आज तीनों इंडाइसिस में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे और ज्यादातर इंडाइसिस से जो कि हर निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे हैं। तो ये तो बाजार का हाल हमने समझा काफी डिटेल में। आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का भी रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, फिलहाल तो बाजार को नया साल पसंद आ रहा है, आने वाले दिनों के लिए बाजार का कैसा ट्रेंड आप देख रहे हैं? साथ ही हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे आज? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं वो ये है कि एफआईएस की खरीदारी अभी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गई और ऑब्वियसली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो बाय कर ही रहे हैं, तो ये एक काफी पॉजिटिव फैक्टर है। हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में होपफुली एफआई की बाइंग और डोमेस्टिक बाइंग कंटिन्यू होती है तो इंडेक्स को थोड़ा सा और बढ़ने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और आज जिस प्रकार से अनिल जी ने कहा कि लास्ट 1 घंटे में जिस प्रकार का मोमेंटम देखा है, हमको लग रहा है कि कल भी मोमेंटम पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और रही बात पोजिशनल व्यू एक 8 से 10 दिन के लिए, तो हमको वोल्टास पसंद है। वोल्टास करीबन 1246 का प्राइस चल रहा है। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली Q3 के नतीजे अच्छे आएंगे बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट की कमेंट्री और मार्जिन का आउटलुक है उसके ऊपर भी हमको लग रहा है कि नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर आने चाहिए। मीडियम टर्म व्यू के लिए तो पॉजिटिव रवैया है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो मैं समझता हूँ कि 1300-1310 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। 1225 का एक आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और ये 8 से 10 दिन के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रेजेंट कर सकता है। तो वोल्टास में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की बातचीत आज के एक्सपर्ट से जारी रखेंगे। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। तो एक दिन पहले हमने देखा जोरदार तेजी दिखाने वाला टाटा मोटर्स और दिन भर निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर बना रहा। अब CLSA की रिपोर्ट भी आई है, उसके बाद कारोबार की शुरुआत से ही इससे ऊपरी स्तर से दबाव बना है। क्या इस रिपोर्ट में है, क्या खास, ये बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल जरा बताएं, मजबूत बाजार में भी टाटा मोटर्स के कमजोर होने की क्या अहम वजह है? जी, तो बाजार में इतनी शानदार तेजी के बावजूद भी टाटा मोटर्स आज अंडर प्रेशर हमें देखने को मिला और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी CLSA की रिपोर्ट, और वो भी डबल डाउनग्रेड वाली, जहां पर खरीदारी की राय से बदलकर इन्होंने बिकवाली की राय दी है और लक्ष्य जो है मौजूदा भाव से करीब करीब 18 से 20% की गिरावट ये सुझा रहे हैं और 408 रुपये के टारगेट से दे रहे हैं। टारगेट ये देने की 2 बड़ी वजह है। सबसे पहली तो ये आप देखिए, इन्होंने ये कहा है कि जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार है उसकी वैल्यूएशन जो है वो महंगे स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर TPG राइस क्लाइमेट से इन्होंने जो EV सब्सिडरी के लिए करीब $9.1 बिलियन की वैल्यूएशन पर पैसा रेज किया था, उसके मुकाबले ये मान रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार को इवैल्यूएट करें तो ये $5.25 बिलियन से ज़्यादा का नहीं है, ऐसा CLSA मानकर चल रहा है। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर जो JLR है, जो करीब 70-75% इनकी आय में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ पर अन्य कंपनियों के मुकाबले इधर इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ी धीमी है। इनफैक्ट 2024 तक ये नहीं मानकर चल रहे हैं कि जो बैटरी EV की लॉन्चेज हैं वो होती हुई नजर आएगी, जिस कारण से कंपनी की आगे आने वाले समय में वॉल्यूम्स पर असर होता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली 2 बड़ी वजह CLSA ने साइड की है और इसी वजह से यहाँ पर डबल डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट आज बाजारों में आपको टाटा मोटर्स के शेयरों में आता हुआ नजर आया। वक्त हो गया एक्सक्लूसिव खबर आपको देने का। सरकारी कंपनी SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो हमारे तक पहुंचा रही है जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए क्या है एक्सक्लूसिव इस खबर में? लास्ट क्वार्टर है और जैसा कि सरकार ने आके हमारे चैनल पर ये भी कहा था कि आप भरपूर एक्शन देखेंगे
लास्ट क्वार्टर में विनिवेश को लेकर, और एससीआई पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स लेकर आई हूँ। टॉप सोर्सेज गवर्नमेंट के उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते कैबिनेट सचिव की एक बैठक है जिसमें एससीआई के विनिवेश को लेकर सरकार कुछ अगले कदमों पर करेगी चर्चा। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बता दूं, क्योंकि अगर आप देखिए कंपनी में एसेट्स जो कोर एसेट्स है और नॉन कोर एसेट्स, इन दोनों को अलग किया जा रहा है, डीमर्ज हो रहे हैं नॉन कोर एसेट्स, और अब सरकार उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए कोशिश कर रही है कि वो डीमर्ज करके एक नई कंपनी बनाए, नई पब्लिक सेक्टर एंटिटी बनेगी और उसको अलग से लिस्ट किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया जो है वो एमसीए के थ्रू होगी, और इसी के तहत दीपम ने एक प्रपोजल भी भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, जो ये कार्य पूरा करेगी। आपको पता है कि फाइनेंशियल बिड्स की बोली सरकार ने एससीआई के लिए 18 जनवरी लगाई है, बट ये प्रक्रिया पहले पूरी होगी और तभी बोलियां बुलवाई जाएंगी, क्योंकि जो भी बिडर आएगा, फाइनेंशियल बिडर कोर बिजनेस के लिए ही बोली लगाएगा, तो जरूरी ये है कि इसको डीमर्ज हो जाए उसके पहले। और डीमर्ज होने का जो पॉइंट मैं यहाँ कह रही हूँ, वो सब्सिडरी नहीं होगी, एक अलग कंपनी बनेगी जो कि एक लीगल रास्ता क्लैरिटी लाएगी और भी बिडर्स के लिए। आपको पता है 63.75% स्टेक है सरकार का, जो बिडर आएगा वो इस पूरी की पूरी स्टेक के लिए बोली लगाएगा, प्लस ओपन ऑफर, और ये प्रक्रिया सरकार चाह रही है कि इसी वित्त वर्ष में कंप्लीट हो। तो आप देखिए बहुत तेजी से आगे कोशिश की जा रही है कि एससीआई का डिसइन्वेस्टमेंट इसी साल पूरा हो जाए। शुक्रिया स्वाति, एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बजट आने वाला है और बजट से पहले कैसी रहती है बाजार की चाल, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च की है हमने, और हमारे साथ इसी रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण, जरा बताएं, बजट से एक महीने पहले बाजार की चाल क्या कहती है? देखिए, अक्सर हमने देखा है कि बजट के पहले मार्केट में एक प्री बजट रैली देखने मिलती है, और पिछले 5 साल का डेटा हमने खंगाल के देखा है कि दरअसल मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने मिलती है। इनफैक्ट 2017 से 2021 तक का हमने डेटा निकाला, और इन 5 सालों में केवल एक बार निफ्टी में गिरावट आई है, सेंसेक्स में गिरावट आई है। बाकी चारों साल अगर आप देखेंगे तो बाजार में दरअसल तेज़ी देखने मिली है। 2017 निफ्टी में 6.5% की तेज़ी, 2018 4.5%, 2021 करीब 2%, एक 2020 था जब निफ्टी और सेंसेक्स में 3.5 से 4% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। बाकी चारों साल दरअसल मार्केट में तेज़ी देखने मिली है, और इसकी औसतन रिटर्न अगर आप निकालेंगे तो करीब 2% के आसपास की तेज़ी जो है वो निफ्टी सेंसेक्स में बजट के एक महीने पहले देखने मिलती है। नेगेटिव रिटर्न्स को अगर आप निकाल दे तो ये रैली करीब 3.5% के आसपास की है। और सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स नहीं, बल्कि बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन रैली यहाँ देखने मिलती है। सिर्फ 2 साल 2019 और 2020 में बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी, इसके अलावा तीनों साल बैंक निफ्टी में तेज़ी आई और अच्छी खासी तेज़ी आई थी। 2017 में 10% की तेज़ी, 18 में 6.5% और 21 में करीब 5.5-6% के आसपास की तेज़ी आई थी। और इसका औसत निकालेंगे तो आता है 3%, और अगर नेगेटिव रिटर्न्स निकाल दे तो ये तो 5-6% के आसपास पहुँच जाता है। तो मार्केट में तेज़ी आती है बजट के पहले, ये तो तय है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी का देखा गया है तो वो आईटी सेक्टर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 में से 4 साल तेज़ी देखी गई है। 2017 था जहाँ पे 6% की गिरावट थी, इसको अगर छोड़ दे तो 18, 19, 20, 21 में अगर आप देखेंगे तो 3 से 11% के आसपास की तेज़ी जो है वो आईटी स्टॉक्स में देखने मिली, और औसतन रिटर्न अगर आप निकालें तो ये निकल के आता है करीब 4% के आसपास। जिस सेक्टर में दबाव रहता है वो है निफ्टी, फार्मा और मेटल। इन 2 सेक्टर्स को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में अच्छी खासी तेज़ी, और आईटी इसको लीड करता है। और मार्केट की अगर बात करें तो बजट के एक महीने पहले मार्केट में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिलती है, और बड़े बड़े मूव जो है वो मार्केट में देखे जाते हैं। वरुण, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च खासतौर पर बजट के पहले बाजार की चाल पर हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया शो में 2022 के सुपर स्टॉक का। और गहरी रिसर्च के बाद चुना गया 2022 का सुपर स्टॉक लेकर हमारे साथ एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं कौन सा है आज का सुपर स्टॉक? देखिए, स्टॉक का नाम है वेरॉक इंजीनियरिंग। ऑटो स्पेस की दिग्गज कंपनी है जो कि मोबिलिटी सॉल्यूशंस, यानी अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में काम करती है और 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स को केटर करती है। इनका क्लाइंटेल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तमाम जितने भी बड़े नाम हैं सब इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। मिसाल के तौर पर आप देखें जैगवार है, होंडा है, फोर्ड है, बजाज जैसी जो दिग्गज OEMs हैं,
इनके साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी को चुनने का खास कारण यह है कि पिछले कई सालों पहले कंपनी ने जो है एक बड़ा क्षमता विस्तार पर खर्च किया था। इसके बाद भी अगर आप देखें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट देखने को मिली थी। लेकिन अब क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपना केपेक्स पूरा कर दिया तो फाइनेंशियल्स में जबरदस्त जो है आपको बढ़त देखने को मिलेगी। FY21 में देखें तो कंपनी ने करीब 400 करोड़ का एबिटा किया था और अब आगे आने वाले सालों में देखिए बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि करीब 16 से 1800 करोड़ के जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी के एबिटा में, क्योंकि जो क्षमता विस्तार है इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और फिलहाल भी आप देखें तो केवल 50 से 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ये काम करे। तो यहाँ से अगर इसमें भी अगर इंप्रूवमेंट आता है तो निश्चित है कि कंपनी के आय, मुनाफा, मार्जिन तीनों में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ नजर आएगी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स तो जबरदस्त हैं, वैल्यूएशंस भी बहुत आकर्षक नजर आ रही है, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट बिजनेस से देखें तो करीब 65% आय आती है और इनका एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है पोलैंड और मोरक्को, यहाँ पे देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ है। और फिलहाल बाजार ने जो है इसकी ग्रोथ को अभी तक शेयर प्राइस में जो है फैक्टर नहीं किया है। मार्केट कैप के लिहाज से भी अगर आप देखें तो कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आगे जाकर फाइनेंशियल्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और बाजारी अनुमान भी लगा रहा है। अगर आप लगातार जो है बिक्री का ट्रेंड देखें तो लगातार जबरदस्त आपको नजर ग्रोथ आएगी। FY18 से लेकर FY21 और इनफैक्ट FY24 तक के जो एस्टिमेट्स हैं वो 17,000 करोड़ के आसपास के जो है वो बिक्री बता रहे हैं। यानी हर लिहाज से आप देखें तो स्टॉक में काफी बढ़िया दम नजर आता है। अच्छे फंडामेंटल्स हैं, ग्रोथ भी बहुत शानदार है। फंडामेंटल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, एक बार जो है अब अनिल जी से उनकी राय जान लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और दीप ये स्टॉक है ना जो 2022 और 2023 में बड़ा कमाल कर सकता है। अगर सब कुछ जैसा मैनेजमेंट सोचता है, जो करना चाहता है वैसा हुआ तो ये स्टॉक 4 डिजिट में भी हो सकता है। 4 डिजिट में यहाँ से 3 साल में? जी हाँ। वाह, ये बहुत बड़े 3 गुना तो मिनिमम आप बता रहे थे। मतलब अगर सब कुछ जैसा मैनेजमेंट सोचता है, जैसा माहौल रहे, जो प्लान है, क्यों हो सकता है वो बता दूं। पहली चीज तो ये है जो कारोबार करते हैं उसमें ग्लोबली भी लीडर हैं और लोकली भी लीडर हैं। 65% रेवेन्यू बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से आता है। और जैसा अभी आशीष ने बताया कौन इनके क्लाइंट में नहीं है, जेगुआर, होंडा, फोर्ड, मतलब सारे बड़े नाम और इंडियन नाम से बजाज वगैरह सारे लोग नहीं। इसलिए एक तरह से आप इसे एक टर्न अराउंड कंपनी कह सकते हैं कि कैपेक्स पूरा कर लिया और अभी मुश्किल से 50-60% कैपेसिटी पर काम कर रही है। यानी कि यहाँ से टर्नओवर दुगुना करने में इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नया पैसा नहीं लगाना, जो लगा चुके अब उसका रिटर्न ही आना है। अब तीसरी बात जो है, जिन वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करा है इसमें सिर्फ लोकल बिजनेस जो है, इंडियन बिजनेस है, उसका वैल्यूएशन है। अगर आप देखें जो इंटरनेशनल बिजनेस है जो कैपेक्स के बाद आएगा वो लगभग फ्री मिल रहा है। यानी कि अगर आपका लोकल बिजनेस 1/3 है और 2/3 बिजनेस जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका वैल्यूएशन अगर मार्केट नहीं गिन रहा है तो वो जब जिस दिन गिनना शुरू करेगा उस दिन इसमें अपसाइड बड़ी बनेगी। मेरे ख्याल से जिनका व्यू अगर साल 2 साल का है तो ये स्टॉक ऐसा है जो गिरावट में आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। छोटे टारगेट तो 450 और 500 रुपए के ही दे रहा हूँ, जिनको हम आगे रिवाइज करेंगे, ये देखते हुए कि कंपनी की आगे परफॉर्मेंस किस तरह की बनती है। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल जी। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 60-70 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे। उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन होगा। फिर भी एक संकेत वहां का, दूसरा संकेत हमारे यहाँ का, और वो होगा एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा का। अब तक उम्मीद की जा रही है और जिस तरह की आज स्क्रीन थी उसको देखकर लग ये रहा है कि एफआईज ने दमदार खरीदारी आज भी की होगी और उनके दम पर आप ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तीसरा, शॉर्ट्स काफ़ी है और ये भी देखना होगा अब भी अगर शॉर्ट्स काफ़ी हैं तो वो बाजार को सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। और ऐसे में आपके लिए सपोर्ट रेंज और ट्रेडिंग रेंज का जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब कल के लिए 17,600 17,650 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है और एक बार 17,800 के ऊपर टिके आप तो 18,000 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ये संकेत आपको वायदा कारोबार के डेटा से निकलकर आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,400 36,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल काम करेगा। 37,000 के आसपास हल्की रुकावट है और उसके बाद 37,300 से 37,500 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। आज के सेशन में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का योगदान थोड़ा सा कम रहा, बढ़ने वाले शेयरों की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी कम थी। ऐसा लगता है जिस तरह का मूड माहौल अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट आया और डेटा अच्छे दिखे तो कल का सेशन फिर से ब्रॉडर मार्केट के लिए हो सकता है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी भरपूर एक्शन कल आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी हमने समझी। अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक आज आप लेकर आए हैं।
स्वाति, आज जो लॉन्ग टर्म पिक मैंने चुनी है वो बेसिकली एक एग्री कंपनी है जो कॉफी बनाती है। कंपनी का नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कॉफी एक्सपोर्टिंग कंपनी है। करीबन 10% का मार्केट शेयर है ग्लोबली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करीबन 200 टाइप की ब्लेंड्स ये बनाती है। इनका बिजनेस बहुत कस्टमाइज है। इनफैक्ट 25% के मार्जिन पे ये काम करते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी तगड़ी है। इनफैक्ट 2 चीजें इनके लिए बहुत काम के आने वाली है आज ये साल में। पहले तो ब्राजील में जो कॉफी का क्रॉप है वो फेल हो चुका है। मैनेजमेंट ने कहा है कि कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए कॉफी के प्राइसेस काफी ऊपर रहेंगे और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। दूसरी बात, इनका जो वियतनाम का प्लांट है यहाँ पे इनकी कैपेसिटी 6 महीने में डबल होने वाली है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को इस शेयर को जरूर खरीदना चाहिए। नॉट ओनली Q3 बट FY23 में भी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत मजबूत आएगी। तो हमारा मानना है कि कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि अगर कोई रखता है तो करीबन 500-510 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो इन्वेस्टर्स को जरूर खरीदनी चाहिए। लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए सीसीएल प्रोडक्ट्स में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अब एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया हमारे साथ कल के ऑप्शन के लिए के साथ तैयार हैं। सर, स्वागत है आपका शो में। कहां पर स्ट्रैटेजी रख सकते हैं ऑप्शन की? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, जिस तरीके से आज मार्केट में तेजी बनी है, 17,800 के ऊपर क्लोज हुए। पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव थे 17,800 की स्ट्राइक पे, 17,700 के स्ट्राइक पे, तो बेस तो मार्केट का हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है और कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन आज अनवाइंड करी है, तो जिसमें दिखता है कि यहाँ से मोमेंटम और यहाँ से पिकअप होते हुए दिखेगा। तो हम 17,800 का कॉल ऑप्शन ही बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 83 रुपीज के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 64 रुपीज का, और टारगेट हम लेके चल रहे इस ऑप्शन के करीब 120 रुपए तक के। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है, कल भी यहाँ पे एक अच्छा अपमूव 17,900-950 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है निफ्टी में। तो उस तेजी को प्ले करने के लिए 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आईटी सेक्टर में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, कंटिन्यूटी में है। ट्रेड सेक्टर पूरा एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो इसमें टीसीएस का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसलिए टीसीएस भी कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। 3940 के टारगेट के लिए 3840 स्टॉप लॉस होगा। थैंक यू राजेश जी, शो में शामिल होने के लिए। अविनाश जी, आपका भी धन्यवाद करते हैं। आज के शो में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।